नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? हम आपको विज्ञान के पहला और दूसरा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण, वो कंप्लीट करा चुके हैं। दूसरा चैप्टर है अम्ल, सार और लवण। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल आपको याद करा दिए गए हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप पहले वाले वीडियोज में जाके देख लो। बिल्कुल आपको वो दोनों चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए। ये केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा है। आज अब चैप्टर नंबर 3 पे चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु। सबसे पहले चैप्टर का नाम ये है धातु और अधातु। मेटल धातु किसको बोलते हैं? इंग्लिश में धातु क्या बोलते हैं? मेटल। और जो अधातु उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है ये धातु और अधातु। ये शायद 4-5 नंबर का होगा जो भी है। तो इसको अपन बिल्कुल अंगुली पे याद करेंगे। आपको बिल्कुल पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में पता तो होना चाहिए। धातु होती क्या है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ये पता तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा आपकी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें प्रेजेंट में 118 तत्व है। पहले 114 ही थे, फिर 4 तत्व और खोज लिए गए। अभी 118 तत्व हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने? मोजले। और जो पहले वाली आवर्त सारणी थी वो मेंडलिक की आवर्त सारणी थी, जिसको बाद में किसने दिया? मोजले ने। तो अब जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल तत्व कितने हैं? 118। तो आपने जो आवर्त सारणी देखी होगी इसे, तो उसमें जो इधर इधर के तत्व हैं बाई तरफ के, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये जो भी है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? इधर वाले धातु है। और जो इधर है वो क्या है? अधातुएं। जो आवर्त सारणी में सारे इधर इधर की तरफ है वो क्या है? धातुएं। और जो इधर है वो क्या है? अधातुएं। बीच में कुछ उप धातुएं भी आती हैं। उप धातुएं होती हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो टोटल 118 तत्व है। 118 तत्व में धातु क्या होती है, धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इन दोनों के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके सबसे पहले अपन धातुओं के भौतिक, धातु और अधातुओं के क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म का मतलब समझते हो? गुणधर्म दो होते हैं, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। भौतिक का मतलब होता है जो बाहर से दिखते हो, जैसे वो बाहर से कैसे दिखते हैं, उनकी चमक कैसी है, वो कठोर है, लिक्विड है, जो भी कुछ है उनको कैसे बदला जा सकता है, और उनकी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, ये क्या है? भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं कि उनकी किसी के साथ में, रसायन के साथ में अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, किस प्रकार वो अभिक्रिया करते हैं, वो कौन से होते हैं? रासायनिक गुणधर्म। आप किसी चीज को बाहर से देखकर बता सकते हो कि इसका रंग लाल है, ये कठोर है, ये द्रव है, इसकी गैस ये निकल रही है, इसमें गैस निकलती है, और ये इसको पीट कर आप बड़ा कर सकते हो, इसको खींच कर लंबा कर सकते हो, बाहर से देखकर, वो भौतिक। और जब किसी के साथ में उसकी अभिक्रिया कैसे हो रही है, वो गुणधर्म कैसे होते हैं? रासायनिक। भौतिक, भौतिक का मतलब जैसे मैं हूं तो मेरे बाल हैं, काले हैं, मेरा शरीर है, मैंने ये शर्ट पहन रखा, मेरे हाथ में ये है, मेरी आंखें हैं, मेरे ये है, जो भी कुछ है ये भौतिक गुणधर्म है। और मेरे शरीर के अंदर कैसे पाचन हो रहा है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वो कौन सा गुणधर्म है? रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म, सबसे पहले धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे थे अपन। तो सबसे पहला गुणधर्म आता है धात्विक चमक। धात्विक चमक होती है, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? चमकदार होती हैं। ये आप गुणधर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म में पहला है धात्विक चमक। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार। धातुओं की सतह चमकती है। धातुओं को जब आप देखोगे तो उनकी सतह कैसी दिखती है? चमकती हुई। तो धातुएं कैसी होती है? चमकदार। जैसे सोना, एग्जाम्पल क्या है? सोना। धातुएं कैसी होती है? चमकदार होती है। धातुएं चमकदार होती हैं। एग्जाम्पल क्या है? सोना। सोना को देखा होगा आपने, सोना क्या है? धातु है, और वो कैसी होती है? चमकदार होती है। जो अधातुएं होती हैं वो कैसी होती है? चमकदार नहीं होती। अधातुएं चमकदार नहीं होती, पर ओनली एक अधातु है, आयोडीन। ओनली एक अधातु है, आयोडीन, जो चमकदार होती है। बाकी सब अधातुएं चमकदार नहीं होती, परंतु एक अधातु है, आयोडीन, जो चमकदार होती है। धातुएं सभी चमकदार होती हैं, जैसे सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? धातुएं। ये कैसी होती हैं? चमकदार। अधातुएं चमकदार नहीं होती, उनकी सतह चमकती नहीं है, पर एक अधातु है, आयोडीन, जो चमकती है। एक अधातु है, आयोडीन, जो चमकती है। बाकी कोई भी अधातु नहीं चमकती, धातुएं सभी चमकती हैं। अगला गुण है कठोरता। अगला गुण है कठोरता। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती है? कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती हैं। जो मोस्टली सभी धातुएं हैं वो कैसी होती हैं? कठोर। कठोर का मतलब होता है ठोस। धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, ये सब कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो ठोस और गैस होती हैं। ठोस भी होती हैं, ठोस व
अधातुएं होती हैं वो ठोस व गैस होती हैं, और सभी धातुएं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस होती हैं। अपवाद है पारा, जो मरकरी है, पारा है, वो क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, पर अपवाद है मरकरी, जो कैसी होती है, द्रव। और इधर ये सभी धातुएं हैं अधातुएं, ये क्या है, अधातुएं। ये अधातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं, या तो या गैस होती हैं। पर एक ब्रोमीन है अधातु, जो कमरे के ताप पर नहीं, ब्रोमीन है, वो कैसी पाई जाती है, द्रव अवस्था में। बाकी सभी अधातुएं कैसी अवस्था में पाई जाती है, ठोस व गैस। परंतु ब्रोमीन जो क्या है, अधातु है, वो कैसी पाई जाती है, द्रव। और धातु में कौन पाया जाता है, द्रव, पारा, मरकरी। धातु में द्रव कौन पाया जाता है, मरकरी, और अधातु में द्रव में कौन पाया जाता है, ब्रोमीन। फिर उसके बाद में अघातवर्धनीयता और तन्यता। अघातवर्धनीयता क्या होती है, अघातवर्धनीयता किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह को पीट पीट कर पतली चद्दर बनाने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, अघातवर्धनीयता। जैसे मान लो ये धातु है और इसको मैं पीटता जाऊंगा, तो ये कैसी बन जाएगी, पतली चद्दर के रूप में। इसको बोलते हैं अघातवर्धनीयता। तो जो सभी धातुएं हैं वो कैसा गुण से दर्शाती हैं, अघातवर्धित। धातुओं को आप जब कूटते जाओगे तो पतली चद्दर के रूप में बन जाती हैं। इस गुण को कहते हैं अघातवर्धनीयता। क्या कहते हैं, जो सभी धातुएं हैं वो कौन सा गुण दर्शाती हैं, अघातवर्धनीयता। पर अधातुएं ये गुण नहीं दर्शाती। धातुएं अघातवर्धनीयता गुण दर्शाती हैं, अधातुएं नहीं दर्शाती, ये दर्शाती हैं, अधातुएं नहीं दर्शाती। अधातुएं अघातवर्धनीयता व तन्यता। तन्यता क्या होती है, किसी धातु को खींचकर एक वायर के रूप में, किसी धातु को खींचकर एक लंबे तार बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तन्यता। जो धातुएं होती हैं उनको आप खींच लोगे तो वो एक लंबे तार के रूप में बन जाती हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। तन्यता जैसे सोना है, 1 ग्राम आप सोना लोगे तो उसको आप खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ये गुण क्या कहलाता है, तन्यता। तो अघातवर्धनीयता और तन्यता। अघातवर्धनीयता में क्या होता है, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाना, वो अघातवर्धनीयता। और तन्यता क्या होती है, किसी धातु को खींचकर लंबा तार बनाना, क्या कहलाती है, अघातवर्धनीयता। तो ये धातुएं हैं वो अघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण दर्शाती हैं, बल्कि अधातुएं नहीं दर्शाती। अगला गुण है कि इनके रूप, ये हैं, ये सब क्या होती हैं, ये मोस्टली कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में होती हैं। इस वजह से इनमें सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन 3 धातुओं को आप काट सकते हो चाकू से। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातुएं होती हैं, ये भी कठोर होती हैं, परंतु इनको आप चाकू से काट सकते हो। ये किस रूप में होती है, ठोस व गैस रूप में होती है। फिर अगला है विद्युत के कैसे होते हैं, विद्युत के कैसे होते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो सब विद्युत की चालक होती हैं। अपवाद है लेड, जो शीशा होता है, शीशा विद्युत का कुचालक होता है। बाकी जो सभी धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। सबसे अधिक विद्युत की अच्छी सुचालक कौन सी धातु है, चांदी। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, चांदी। दूसरे नंबर पर है तांबा। और ये जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। इनसे आप बिजली प्रवाहित करोगे तो बिजली इनसे प्रवाहित नहीं होगी, पर जब धातुओं से आप बिजली प्रवाहित करोगे तो सभी धातुओं से बिजली प्रवाहित हो जाती है। अपवाद जैसे आपने बताया मैंने, आप शीशा जो लेड होती है उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, परंतु लेड एक क्या है, धातु है। और जो अधातुएं हैं उनसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। परंतु इसका भी एक अपवाद है, जो ग्रेफाइट है, जो कार्बन का बना होता है, वो कैसा है, अधातु है, पर उससे बिजली प्रवाहित होती है, उससे विद्युत, वो विद्युत का सुचालक होता है। बाकी सब क्या होते हैं, कुचालक। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद है ग्रेफाइट, जो विद्युत का कैसा है, सुचालक है। और ये क्या होती हैं, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु जो शीशा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला एक और गुण है ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है, किसी धातु को कठोर सतह से टकराने पर वो आवाज उत्पन्न करे, उस गुण को कहते हैं ध्वनिक।
किसी धातु की सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करे वो गुण होता है ध्वनिक। तो सभी धातुएं किसी सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं, तो इस वजह से वो ध्वनिक का गुण दर्शाती हैं। परंतु अधातुएं किसी सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती। तो ध्वनिक का गुण भी कौन दर्शाता है? सिर्फ धातु। ध्वनिक का गुण भी कौन दर्शाता है? सिर्फ धातु। अधातुएं ध्वनिक गुण दर्शाती हैं। जैसे आपने घंटी देखी होगी, लोहे की जो घंटी होती है वो किसी सतह से टकराएगी तो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो धातुएं ध्वनिक गुण दर्शाती हैं। तो आप धातु सबसे पहले तत्व बताए, तत्व टोटल 118 होते हैं। धातु और अधातु क्या होते हैं? धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं जैसे सोना। जो अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, परंतु एक अधातु कौन सी? आयोडीन, जो चमकदार होती है। उसके अलावा जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, परंतु जो मरकरी है वो कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में होती है। और बाकी सब धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। इसमें सभी अधातुएं कैसी होती हैं? ठोस या गैस में। परंतु ब्रोमीन धातुओं में द्रव कौन पाया जाता है? मरकरी। और अधातु में द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? ब्रोमीन। धातुएं हैं वो आघातवर्धनता व तन्यता का गुण दर्शाती हैं। आघातवर्धनता और तन्य गुण दर्शाती हैं, जबकि अधातुएं ये गुण नहीं दर्शाती। धातुएं सब क्या होती हैं? ठोस होती है। इनको काटा जा सकता है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। वो कैसी होती है? इतनी काटने वाली नहीं होती। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। शीशा को छोड़ के सभी धातुएं होती हैं विद्युत का चालन करती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इनसे विद्युत का चालन नहीं होता है। परंतु ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। अपवाद स्वरूप है ना। ध्वनिक धातु में ध्वनिक गुण पाया जाता है। ध्वनिक का मतलब होता है उनको किसी सतह से टकराने पर वो आवाज उत्पन्न करती है, परंतु अधातु में ये गुण नहीं दर्शाती। अब जैसे प्रश्न आ गया आपके, मान लो कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्य का मतलब होता है जिस धातु को खींचकर लंबा किया जा सके। तो धातुएं ही तन्यता का गुण दर्शाती हैं। आपको पता है धातु ही तन्यता गुण दर्शाती है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होगी? आंसर होगा इसका सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। उसका मतलब है कि आप 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक खींच सकते हो, लंबा तार बना सकते हो। उसका तन्यता उसे तो कहते हैं, किसी धातु को खींचकर लंबा तार बनाया जा सकता है, वही तो है तन्यता। तो जो सोना है वो सबसे अधिक तन्य है। आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना? 2 किलोमीटर लंबा। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु चमकीली होती है? धातुएं तो सभी चमकीली होती हैं, अधातु नहीं होती है, पर एक अधातु है वो चमकीली होती है। वो कौन सी है? आयोडीन। कौन सी है? वो कौन सी है? आयोडीन। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? धातु पूछ रहा है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो धातुओं में द्रव अवस्था में कौन सी पाई जाती है? मरकरी या पारा। और इसी जगह कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसमें तो धातु पूछा, इसमें धातु पूछा। और अगला प्रश्न है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो कौन सी बताया था मैंने? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर अगला है, कार्बन का कौन सा स्वरूप सबसे कठोर होता है? तो जो हीरा होता है। क्या? हीरा। कार्बन क्या है? अधातु। और कार्बन का एक अपरूप है हीरा। अपरूप किसे कहते हैं मैं अगले चौथे चैप्टर में बताऊंगा। एक ही तत्वों के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ये जैसे इसका एक हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरीन। तो जो हीरा होता है वो सबसे कठोर होता है इस दुनिया का। सबसे कठोर धातु कौन सी है? हीरा। इस दुनिया की सबसे कार्बन का वो अपरूप है क्या? हीरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है? तो जैसे लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। इन 3 धातुओं को आप चाकू से आराम से काट सकते हो। होती तो ये ठोस अवस्था में है, पर इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। अगला प्रश्न है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है? कहने का मतलब जिसमें आसानी से विद्युत प्रवाहित हो सके, विद्युत का चालन आसानी से हो सके। तो सबसे अधिक सुचालक मैंने अभी बताया चांदी। और दूसरे नंबर पर क्या है? तांबा। तो आपने देखा होगा
कि सबसे अधिक सुचालक चांदी है, परंतु चांदी के जो विद्युत के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि वो बहुत ही महंगी होती है। इस वजह से तांबे के तार बनाए जाते हैं विद्युत के लिए। तो सबसे अधिक सुचालक कौन सी है? चांदी। सबसे अधिक सुचालक होगी चांदी। फिर है विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? और फिर धातु व अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो विद्युत की सुचालक अधातु में से, और विद्युत की कुचालक अधातु, कुचालक तो सभी होते हैं पर सुचालक एक धातु होती है जो है ग्रेफाइट। मैंने अभी बताया कि विद्युत की सुचालक कौन सी धातु है? ग्रेफाइट। बाकी सभी क्या है? कुचालक, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की कैसी है? सुचालक होती है। फिर है धातु व अधातु में कोई 3 अंतर लिखो। आप बता सकते हो कि धातुओं की सतह चमकीली होती है, अधातुओं की सतह चमकीली नहीं होती। धातुएं आघातवर्धनीयता व तन्यता गुण दर्शाती हैं, अधातुएं ये गुण नहीं दर्शाती। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती। अपवाद है ग्रेफाइट। धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। धातुओं का सबसे मुख्य गुण ये भी है, धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ये आपके प्रश्न हुए। कौन सी धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातुएं जो वायु होती है उसके साथ में अभिक्रिया नहीं करती? तो जो सोना है, चांदी है, वो क्या है? वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। सोना, चांदी ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, इस वजह से ये खराब नहीं होती हैं। इस वजह से ये दोनों धातुएं क्या होती हैं? महंगी होती हैं। सोना और चांदी महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि ये वायु के साथ में किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करते और इन पर कोई संक्षारण नहीं होता इनका, इस वजह से कभी खराब नहीं होती है। इस वजह से ये बहुत ही महंगी होती हैं। कौन सी धातुएं? सोना और चांदी। अगला प्रश्न है, अपन ने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए कि धातु में क्या क्या होते हैं, उनके कठोर कैसे होते हैं, अधातु कैसे होते हैं, वो उनके भौतिक गुणधर्म थे। उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अब। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो सबसे पहले है कि धातुएं हैं वो वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। जब धातु की वायु के साथ अभिक्रिया होती है, वायु का मतलब क्या है? धातु में वायु का मतलब समझते हो? वायु में क्या है? ऑक्सीजन। तो जब कोई धातु वायु के संपर्क में आएगी तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन के भी संपर्क में आएगी। तो जब कोई धातु वायु के साथ में अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। जब कोई धातु वायु यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वो ऑक्सीजन का मतलब क्या है? ओ, तो क्या बनाएगी वो? ऑक्साइड। अरे जैसे मान लो कॉपर है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा Cu+O2, तो क्या बनाएगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। ऐसे ही कोई धातु है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। मैंने दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कि धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण बनता है और उसके साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। अब अगला है, कोई धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जो धातु है उसकी जब जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे लिथियम है, उसकी जल से आप अभिक्रिया कराओगे तो LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसके साथ में क्या बनता है? जल। जब किसी धातु की जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ में क्या बनता है? जल। तो धातुओं की अपन 3 के साथ अभिक्रिया पढ़नी है। पहला, वायु के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, और जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु हाइड्रोक्साइड और जल बनता है। इससे पहला अभिक्रिया है कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? पहली अपन ने 3 बताई, अपने वायु के साथ, अम्ल के साथ और जल के साथ। तो सबसे पहली है कि वायु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? तो जो धातु है वो वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। वायु का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड। जैसे बच्चों कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। जैसे Cu+O2, CuO,
यहाँ कॉपर के 2, इधर 2, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, ये अभिक्रिया संतुलित है। तो कॉपर क्या है, धातु, और ऑक्सीजन क्या है, O2। ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। एक तरीके से संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया, देख लो। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये संयोजन भी हो गया एक तरीके से। ये देखो Cu + O2, CuO, ये क्या बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो ये जलता नहीं है, पर इसको और अधिक दहन करते जाओगे तो ये काला हो जाता है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर ये जलता नहीं है ज्वाला के साथ, पर इसको अधिक दहन करने पर ये कैसा हो जाता है, काला। कैसा हो जाता है, काला। किसके कारण, कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण। फिर अगला है मैग्नीशियम का दहन। आपने सुना होगा मैग्नीशियम का दहन, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, Mg+O2 MgO। मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जैसे Mg+O2 MgO। ये एक तरीके से ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको मैग्नीशियम को आपको दहन करने से पहले इसको रगड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई परत जम जाती है, इस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इस वजह से रेजमाल क्या करता है, रेजमाल क्या करता है, उसकी सतह को खुरदरा बनाता है। इस वजह से दहन करने से पहले इसको रेजमाल से साफ करते हैं। रेजमाल तो देखते हो ना, जंग उतारने के लिए वगैरह लिए जाते काम। अगला है एल्यूमिनियम की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ में 3 चीजों की अभिक्रिया पढ़ाई। पहली थी धातु की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। धातु कौन सी है, पहले कॉपर के साथ, दूसरी मैग्नीशियम के साथ, तीसरी धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, Al2O3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, Al2O3। अब देखो इधर एल्यूमिनियम कितने परमाणु हैं, 2, इधर कितना, 1। इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर देखो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 2। तो आप ऐसे करो ना, इसको 2 से गुणा करोगे और कितने हो गए ऑक्सीजन के, 6, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन कितने हुए, 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब इधर कितने, 2। तो इधर कितना से गुणा करना पड़ेगा एल्यूमिनियम को, 4 से। अब ऑक्सीजन की देखो 3 दूनी 6, तो इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। जब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया एल्यूमिनियम की वायु के साथ में है। अब अगला आता है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उस पर एक परत का निर्माण होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की परत बन जाती है। एनोडीकरण किसे कहते हैं, जब एल्यूमिनियम है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो Al2O3 की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। समझ गए, एनोडीकरण किसे कहते हैं, एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उस पर एक Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। ये एल्यूमिनियम को खराब होने से बचाता है, ये एल्यूमिनियम को संसारित होने से बचाता है। क्या, एनोडीकरण। एनोडीकरण क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम को संसारित होने से बचाने के लिए। क्यों, क्या है एनोडीकरण, एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो उसकी सुरक्षा करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, आपको थोड़ा समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से ध्यान दो, पूरा का पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि धातु और अधातु अपन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। धातुएं क्या हैं, अधातुएं क्या हैं, इनमें आपको अंतर बताना है। धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आवर्त सारणी होती है, उसमें टोटल 118 तत्व हैं। जो बाईं तरफ है वो सब धातुएं हैं और जो दाईं तरफ है वो सब क्या है, अधातुएं हैं। और बीच में कुछ उप धातुएं भी हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना वो जैसे।
तो पहले मैंने बताया धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहला भौतिक गुणधर्म था धातुओं के की धात्विक चमक। जो धातुएं होती हैं वो सभी चमकदार होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। जैसे कि सोना, सोना चमकता है, देखा होगा आपने, तो सोना कैसा है? चमकदार है। तो इसका मतलब सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। और जो अधातुएं होती हैं वो इसका उल्टा होती हैं। अधातुएं क्या होती हैं? चमकदार नहीं होती हैं, परंतु आयोडीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कैसी है? चमकदार है। फिर उससे आगे अगला गुण बताया मैंने, धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, कहने का मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। परंतु एक अपवाद है, मरकरी, पारा, Hg, जो कैसा होता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं को, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। कुछ धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और अधातुएं होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, परंतु आयोडीन चमकदार होती है। अधातु में सब ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है, परंतु एकमात्र ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है ब्रोमीन। और धातु कौन सी है द्रव अवस्था में? मरकरी। फिर उसके बाद में धातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता गुण पाया जाता है। आघातवर्धनीयता कैसे कहते हैं? किसी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सके, वो आघातवर्धनीयता। और खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तन्यता। तो सबसे अधिक तन्य कौन होता है? सोना। 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, पर अपवाद है सीसा, लेड। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु अपवाद है उसमें ग्रेफाइट। ध्वनिक धातुएं किसी कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं। ये किसमें पाया जाता है? धातुओं में। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। फिर उसके आगे मैंने पढ़ाया, सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। कौन सी धातु चमकीली होती है? आयोडीन। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवस्था में होती है? मरकरी। कमरे के ताप पर द्रवस्था में अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। कार्बन का कौन सा प्रोब सबसे कठोर होता है? हीरा। और कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम और सोडियम और पोटेशियम। फिर उसके बाद में मैंने आगे बताया, विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु चांदी। विद्युत की सुचालक अधातु, विद्युत की सुचालक अधातु, सभी अधातुएं कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट क्या है? विद्युत की सुचालक होती है। धातु अधातु में कोई 3 अंतर आप बता देना। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो सोना और चांदी है, वो वायु के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। फिर है मैंने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ाए। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और जल बनाती हैं। फिर बताया मैंने धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? जैसे कॉपर के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये जलता नहीं है, लेकिन इसको अधिक दहन करते जाओगे आप तो ये कैसा हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड काला हो जाता है। फिर अगला बताया मैंने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का दहन कराने के लिए जलाने से पहले उसको रेजमाल से साफ करते हैं ताकि वो सही हो जाए। फिर उसके अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर अगला बताया मैंने, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ ग्रहण करने पर Al2O3 बनता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एल्यूमिनियम को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, या अर्थात उसकी परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं एनोडीकरण। ये एल्यूमिनियम की सुरक्षा करता है। ये चैप्टर अब तक जो पढ़ाया उतना इसका मैंने रिवाइज कराया, थोड़ा स्पीड से बताया होगा, पर कोई बात नहीं, हो गया जो भी होना था। आपने पूरा फोकस अब तक रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा और इसको व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, इससे थोड़ा आगे का चलाएंगे, और ये चैप्टर आपको 2 क्लासों में कंप्लीट करा देंगे। तो ये चीज़ जो भी समझ में आई है वो आई होगी, बाकी और कोशिश करेंगे अगले क्लास में कि आपको और अच्छे से समझाए इस चीज़ को। और ये चैप्टर पे अपन कंप्लीट करके 10वीं की जो बोर्ड एग्जाम है वो जल्द आपके नज़दीक है, तो तैयारी में लग जाओ भाइयों। कुछ लेने देने नहीं है, 4-5 महीने का टाइम है। 4-5 महीने आपके कब निकल जाएंगे कोई पता नहीं है। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर आने को है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हैं। मार्च में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। 4 महीने में आप बिल्कुल चैप्टर को ऐसा पढ़ो कि उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार पढ़ लो, बार बार रोज रोज थोड़ी पढ़ना है, एक बार समझ के पढ़ लो। बाकी फिर दूसरे को भी टाइम देना है, कोई अपने अकेले विज्ञान का ही थोड़ी ठेका है अपने। तो आप चीज़ों को समझो, और आपके जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ते जाओ, आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो, याद कराया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम साहब।